भाई सबको राम राम। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज में अपना टॉपिक है एजेंट से रिलेटेड। सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एजेंट का रोल क्या होता है, एजेंट कैसे बनते हैं, एजेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एजेंट के लिए क्या क्या इथिक्स हैं, और उनको जो लाइसेंस है वो रद्द कैसे किया जा सकता है, कंडक्ट क्या है उन लोगों के लिए, अनफेयर प्रैक्टिसेस क्या हैं, मतलब सभी कुछ पढ़ेंगे आज हम ना इस वीडियो में। ठीक है, तो भाई लेट्स स्टार्ट। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अब जिसको भी सीटी की तैयारी कर रहा है उनको सजेस्ट कर देना ये वीडियो। तो अभी स्टार्ट करते हैं। इंटरमीडियरीज होता है कि भाई जो इंश्योरेंस करवा रहा है और जो इंश्योरेंस कर रहा है उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है इंटरमीडियरीज। इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज मतलब एजेंट। जैसे एजेंट अलग अलग टाइप के होते हैं। कॉरपोरेट एजेंट होता है अपना, कई एजेंट हो जो जनरल का काम करे हैं, कई एजेंट हो जो लाइफ इंश्योरेंस का काम करे हैं, कई एजेंट मतलब जनरल का मतलब होता है जो लाइफ इंश्योरेंस को हटा के और किसी चीज़ का इंश्योरेंस, पहले बता रखा है जनरल इंश्योरेंस में क्या क्या आता है वो होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के एजेंट्स होते हैं। कई देखा होगा, कई ये कहते हैं कि भाई हम हर तरह के एजेंट, आप हमसे कोई सा भी वो करवा लो, इंश्योरेंस करवा लो, हम हर तरह का इंश्योरेंस करते हैं। तो वो किस तरह का है, ठीक है, आज हम सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, एजेंट होता है फर्स्ट, और जो अपना इंश्योरेंस करवा रहा है और जो इंश्योरेंस कर रहा है उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है एजेंट। अब एजेंट के लिए कुछ रूल रेगुलेशन बनाए हैं किसने, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एजेंसी ने ये अपना है ना अलग अलग लॉज बनाए हैं कि भी एजेंट का काम क्या होगा। ठीक है, अब अपना जो एजेंट है वो एजेंट काम करता है बिजनेस को आगे पहुंचाने में इंश्योरेंस का। ठीक है, अब जैसे अपनी कंट्री है, अपनी कंट्री में 130 करोड़ बंदे हैं, 1.3 करोड़। तो इन लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एजेंट बहुत अहम योगदान स्थापित करता है। जैसे उनको कभी भी कुछ भी लॉस हो जाए तो उस लॉस से रिकवर करने के लिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी साथ देती है, तो वो इंश्योरेंस कौन करवाता है, एजेंट्स। ठीक है, अब जैसे एजेंट्स होते हैं ना वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं या भी कॉरपोरेट एजेंट भी हो सकते हैं, जैसे बैंक वाले हो गए, ब्रोकर हो गए, या फिर कोई मार्केटिंग फर्म भी हो सकती है, जैसे आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग फर्म बहुत ज़्यादा चल रही हैं। ठीक है, या फिर कोई थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है उस तरह का। तो ये सारे के सारे ये होते हैं। ठीक है ना, एक इंश्योरेंस एजेंट वो होता है, एक आदमी होता है, ये मनुष्य होता है, एक पर्सन होता है जो कि जिसको लाइसेंस दिया जाता है अथॉरिटी के द्वारा क्या करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। किस तरह का बिजनेस करने के लिए, कि भी वो पॉलिसी इंश्योरेंस से रिलेटेड बिजनेस कर सके। उस बिजनेस में उसको कुछ परसेंट मिलता है, जैसे लगभग 30%। ओके, अब देखो ये इंश्योरेंस है ना, ये बताया गया है सेक्शन 2 के पार्ट 10 में ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 में। ये है ना, इसकी डेफिनेशन डिफाइन की गई है कि भी जो एजेंट है ना उसका लाइसेंस दिया जाएगा, किस सेक्शन के तहत दिया जाएगा, सेक्शन 42। ये सेक्शन याद रख लेना प्लीज़। सेक्शन 210 में एजेंट की डेफिनेशन है, और सेक्शन 42 में बताया गया है कि लाइसेंस किसे दिया जाएगा, कि लाइसेंस दिया जाएगा किस सेक्शन के तहत दिया जाएगा, इस सेक्शन के तहत लाइसेंस दिया जाएगा। ओके, और डेफिनेशन किस में है, इसमें, और लाइसेंस किस सेक्शन के तहत, सेक्शन 42। ओके, अब जैसे एक होता है कंपोजिट इंश्योरेंस एजेंट, उसका काम होता है, इंश्योरेंस एजेंट होता है जो कि होल्ड करता है लाइसेंस को। किस तरह के लाइसेंस को, एक इंश्योरेंस एजेंट के रूप में, कि वो है ना अपना जनरल इंश्योरेंस भी कर सके, लाइफ इंश्योरेंस भी कर सके। जैसे बताया ना मैंने ऊपर, एक तो लाइफ इंश्योरेंस वाला होता है, एक जनरल इंश्योरेंस वाला होता है, एक होता है जो ये दोनों करे। तो दोनों कौन करता है, कंपोजिट इंश्योरेंस
एजेंट, कंपोजिट मतलब दोनों करे, जो जनरल और लाइफ दोनों करे। ओके, तो कई तरह के टाइप के इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, तो वो मैंने बता दिया आपको। ओके, अब हम अपना चलते हैं आगे। आगे है ये अपना, देखो ये बता दिए ना, इंटरनल सेल्स हो गया, कैप्टिव सेल्स, ये सब यही हैं जो मैंने ऊपर बताए। अब आ जाते हैं अपना जो रोल क्या है इनका ना, एजेंट्स का रोल क्या है। देखो रोल तो बेसिकली सिंपल है कि भी जो इंश्योर्ड है और जो इंश्योरर है उन दोनों के बीच में कनेक्शन स्थापित करना और इसको बताना कि भी इंश्योरेंस की ये चीज़ें हैं, इंश्योरेंस इसीलिए अच्छा है, तभी इंश्योर्ड इंश्योरर के पास जाएगा कि भी मेरी पॉलिसी करो। सिंपल, ये है इसका रोल। अब इंश्योर्ड इंश्योरर कौन होता है, थर्ड पार्टी कौन होता है, इससे पहले वाला पार्ट देख लेना, उसमें सारी डेफिनेशन का मैंने निचोड़ बता रखा है कि हाँ भाई इस डेफिनेशन को इसीलिए कहते हैं ये। ठीक है, अब हम अपना आगे चलते हैं। आगे दे रखा है कि प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर मतलब कि कैसे हम एजेंट बन सकते हैं। देखा होगा ना, आपके घर पे भी आया होगा कोई ना कोई LIC वाला, आपका चाचा या आपके फादर का कोई फ्रेंड, वो आते रहते हैं कि भाई इंश्योरेंस करवा लो। वो क्यों कर ऐसे उत्सुक होते हैं, क्योंकि उन लोगों को कमीशन मिलता है। कमीशन कितना, 30%। और भी जब तक लाइफ टाइम वो पॉलिसी चलती रहेगी ना तो उसका 5% मिलता रहेगा। समझे? तो ये काफ़ी ठीक है और नेक भी है। जब आपको कोई भी लॉस होता है तो उस लॉस में रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी है जो उस लॉस में साथ नहीं छोड़ती, वो आपका लॉस में ध्यान रखेगी। ठीक है, तो जो ये है ना एजेंट का सारा खाता दे रखा है किसमें, IRDA में, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एजेंसी है ना जो ये, इसके तहत दे रखा है 2000 के तहत। 2000 में क्या दे रखा है, लाइसेंस ऑफ इंश्योरेंस एजेंट। और 2002 में ये 2 बार अमेंड हुआ था। 2002 में बता दिया ये भी कि भी कॉरपोरेट के एजेंट्स भी होंगे। कॉरपोरेट मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज का पॉलिसी करनी हो, वो कई कंपनी की पॉलिसी वो करवा लें ना इंश्योरेंस, बड़ी बड़ी कंपनियों का, तो वो है ये। अच्छा, एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन तो सीधी सी है भाई, आपको एक एप्लीकेशन भर के देनी है कि भी हाँ मैं एजेंट बनना चाहता हूँ जिस भी कंपनी के तहत। जैसे मान लेते हैं SBI का एजेंट बनना है तो एक फॉर्म भर के देना है SBI को कि भी मैं ऐसे ऐसे अपना भाई एजेंट बनना चाहता हूँ। और फिर अपना वो जो आपका फॉर्म है वो कंपनी में जाएगा और जो कंपनी का ऑफिशियल्स हैं जो उस कंपनी में, वो बताएंगे कि भी आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, या फिर इसमें क्या है, अपना कॉरपोरेट एजेंट्स भी होते हैं, कंपोजिट कॉरपोरेट एजेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो उसके लिए अलग से सेपरेट एप्लीकेशंस होती हैं। तो अच्छा, अब अपना फ़ी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ़ी स्ट्रक्चर है कि भी अगर आपको है ना, जैसे ये फ़ी जो है ना ये अथॉरिटी इशू करती है लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए। जैसे किसी का लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो उसका रिन्यू कितने में होगा, 250 में, 250 रुपीज़ में उसका रिन्यू हो जाएगा लाइसेंस। ठीक है, या फिर कोई भी सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है आप लोगों ने, जैसे हर स्पेसिफाइड पर्सन का, कॉरपोरेट एजेंट का एक तरह का एक सर्टिफिकेट होता है। तो वो जो सर्टिफिकेट होता है ना, उस सर्टिफिकेट की फ़ीस होती है अपना 500 रुपये, 500 वो अथॉरिटी को देनी होती है। तो कितने हो गए, 750 हो गए। तो अच्छा, अब इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है ये याद रख लेना, 750 रुपये होती है। अच्छा, इसकी क्वालिफ़िकेशन होती है 12th, भैया आपके पास 12वीं तो होनी चाहिए। ओके, और अच्छा, और क्या नहीं होना चाहिए, जैसे 12वीं है ना, किसी बोर्ड से होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस बोर्ड को रिकॉग्नाइज करती हो, समझे। या फिर आप जैसे ना उस
रेजिडेंस में रहते हो जहाँ पे लगभग 5,000 बंदे रहते हो, जैसे उस गांव में या उस कस्बे में आपका बिलोंगिंग हो जहाँ पे 5,000 बंदे ऑलरेडी रहते हों और अपने 10वीं और 12वीं रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से कर रखे हो, सत्यापित बोर्ड से, जैसे CBSE हो गया, जैसे हरियाणा बोर्ड हो गया, भिवानी बोर्ड। ठीक है, ये सब जो है ना इसकी क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन ये दे रखी है सेक्शन 42D में। जैसे देखो सेक्शन 42 भी आ गया था, बताया गया था। ठीक है, अब आ गया सेक्शन 42D, इसके अंदर क्वालिफिकेशन दे रखी है। ओके, अच्छा, अब क्वालिफिकेशन में ये तो होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए कि भी वो बंदा एक तो 18+ होना चाहिए, 18- नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोर्ट के द्वारा उसको ये ना कहा गया हो कि भाई ये तो थोड़ा सा है ना पागल है, वैसा नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। या फिर कोर्ट के द्वारा उसको गिल्टी प्रूव नहीं किया हो, जैसे कोर्ट के द्वारा उसको सज़ा नहीं दिलाई गई हो कि भी ये जैसे चीटिंग में या फिर धोखाधड़ी में कोर्ट के द्वारा उसको सज़ा ना दी गई हो पहले किसी केस में। ओके, तो अच्छा, एक फिर इसका जो है ना एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन जो है ना कंडक्ट करवाता है IRDA। ये याद रख लेना, ये डायरेक्ट डेफिनेशन आ सकती है 2002 में, IRDA एक्ट 2002। तो अलग अलग जैसे रोहतक में है, भिवानी में है, अपना हिसार में है, अपना है ना अलग अलग सेंटर्स बने हुए IRDA के। तो उसके तहत है ना एजेंट्स का पेपर होता है, तो उसमें कुछ एक मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स हैं वो लेके आने होते हैं और आप एजेंट बन जाते हो। इतना मुश्किल पेपर होता नहीं, बहुत ईजी होता है अगर किसी को बनना है तो। ठीक है, ये कंडक्ट करवाती है इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मुंबई। ये सारा का सारा इसका एग्जामिनेशन का जो देख रेख होता है ना वो इसके तहत होता है, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मुंबई। मुंबई में है ये इंस्टीट्यूट, उसमें होता है ये सारा का सारा इनका काम। ठीक है, फिर इनको क्या है प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है। प्रैक्टिकल नॉलेज, आप किसी के अंडर में काम करेंगे और आपको वो सारा का सारा काम सिखाएगा। जैसे 1,000 आवर्स का है ना आपको ट्रेनिंग होगी, ये रही 1,100 घंटे की आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। जैसे लाइफ इंश्योरेंस जो होती है ना वो आपको सिखाएंगे, फिर जनरल इंश्योरेंस भी सिखाएंगे, उसकी 150+ घंटे की ट्रेनिंग होगी। ओके, ये आई होप समझ में आ गया होगा, 100 और 150। अच्छा जी, अब अपना नेक्स्ट करते हैं। 100 और 150 की हो गई ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद अगर उसका लाइसेंस जैसे एक्सपायर हो गया, एजेंट का लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है कुछ टाइम बाद, अगर वो काम नहीं करता है तो जो एजेंट का लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो उसको पर्टिकुलर जिस अथॉरिटी से उसने लिया है ना, जैसे जिस भी SBI के थ्रू लिया तो उसको SBI के पास जाना पड़ेगा कि भी मेरा लाइसेंस रिन्यू कर दो। तो वो जो है ना लाइसेंस रिन्यू कर देंगे, उसके बाद ना कोई इशू आएगा नहीं, आराम से रिन्यू कर देंगे। और रिन्यू करेंगे अगले 3 साल के लिए, ये नहीं है कि भी आप तब तक चाहो जब तक ले सकते, नहीं, अगले 3 साल के लिए लेंगे। और उसकी फ़ीस भी लगेगी 250 रुपये रिन्यू करवाने की। कब लगेगी? कम से कम 30 दिन, डेट ऑफ एक्सपायरी के ना 30 दिन के अंदर अंदर आ गए तो ठीक है, अगर बाद में आए तो 250 रुपये फ़ीस लगेगी ही लगेगी। ठीक है, तो ये है इसमें, और तो इसमें कुछ है नहीं। अब आ जाते हैं अपन कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस। अच्छा, लाइसेंस अब है ना, लाइसेंस बन गया, उसको लाइसेंस भी मिल गया। अब कैंसिलेशन कैसे होता है? कैंसिलेशन करता है एक डेजिग्नेटेड पर्सन। डेजिग्नेटेड पर्सन वो पर्सन होता है जो बैंक के द्वारा उनका सुप्रीम अथॉरिटी हो, जैसे हेड हो बैंक का, या फिर IRDA के पास कोई कंप्लेंट चली जाए डायरेक्ट मेल के थ्रू या लिखित में, तो आपका डिस्क्वालीफाइड हो सकता है। लाइसेंस कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अब आप IAS नहीं लगे कि भी लाइसेंस एक्सपायर वो ही नहीं होगा, आराम से कैंसिलेशन हो सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब अपन सीखते हैं कि सस्पेंशन और टर्मिनेशन किस केस में होता है। कई बार ये है ना कि भी आपको सस्पेंड भी कर सकते हैं कि भी आप आगे नहीं करोगे,
अगर आप किसी भी गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हो तो भाई आप आगे से नहीं करोगे ये लाइसेंस वगैरह का काम। समझे? ये है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, सस्पेंशन कैसे हो सकता है? सस्पेंशन होता है सेक्शन 9 है IRDA का, उसमें कंडीशन दे रखी है। देखो इसमें 3 ही सेक्शन है। सेक्शन 42 पहले पढ़ लिया, सेक्शन 42D अभी पहले पढ़ा था, अब सेक्शन 9। सेक्शन 9 में सस्पेंशन की सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब क्या है, एक तो जो उसने सर्टिफिकेट दिखाए हैं ना अपने पर्टिकुलर अथॉरिटी को कि भी वो गलत ना हो, उसमें जो प्रूफ दिखाया गया वो गलत ना हो। नंबर 2, वो जो है ना 18 साल से ऊपर होना चाहिए, 18 या 18 से ज़्यादा। नंबर 3, उसने 10वीं या 12वीं पास कर रखी हो, अगर पास नहीं होगी तो उसका कैंसिलेशन हो जाएगा। नंबर 4, वो दिमागी तौर पे बीमार नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। नंबर 5, कोई भी फ्रॉड ना कर रखा हो। नंबर 6, क्रिमिनल चार्जेस ना हो कोर्ट के थ्रू, भी पहले बताया था। नंबर 7, जो उसका कोड ऑफ कंडक्ट है ना, कोड ऑफ कंडक्ट बहुत बहुत ज़्यादा अब्रॉड में है। ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसको क्या क्या नैतिकता के आईने में सही चीज़ें करनी चाहिए। जैसे अगर कोई इंश्योर्ड बंदा एजेंट से पूछता है कि आपको बीच का जो पैसे हैं वो कितने मिलते हैं कंसेशन के तौर पे, तो उसको बताना पड़ेगा कि भी 30% इसमें से हमारा है, पहली उसमें से किस्त में से, तो वो छुपा नहीं सकता। अब कोड ऑफ कंडक्ट में आता है कि भाई आप किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई आप हमारा इंश्योरेंस करवा लो, हम आपके पहले प्रीमियम का 50% हम भर देंगे, वो गलत हो जाएगा। वो आप ऐसा नहीं कर सकते, अनएथिकल हो जाएगा वो। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि भी आप मेरे को एक बंदा ला के दे दे इंश्योरेंस वाला, मैं आपको 1000 रुपये दे दूंगा, वो भी गलत हो जाएगा। समझे? या फिर किस केस में कैंसिलेशन हो सकता है, जो एजेंट है ना वो एक्सपायर्ड हो जाए, कि भी जिसके पास लाइसेंस था वही इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसके बाद वो कैंसिल हो जाएगा लाइसेंस। अच्छा, अब इनके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी हैं। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब इनको क्या क्या नैतिकता के उस पर करनी चाहिए, अभी मैंने बताया था कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या है। एक तो उनको जो है ना कमीशन, अगर कोई भी पूछता है तो उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। और उसको प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, नेगेटिव पॉजिटिव, जो भी वो अपनी स्कीम्स जो है ना वो उस इंश्योर्ड को बता रहा है कि ये फ़ायदा है इसका, तो उसको सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। अब नेक्स्ट आ गया, उसको प्रीमियम जो है ना बताना पड़ेगा कि भी आपका इतना इतना प्रीमियम होएगा। ये नहीं है कि आप प्रीमियम नहीं बताओगे और साइन करवा लोगे, नहीं, आपको प्रीमियम सब कुछ बताना पड़ेगा। ये है इसका कोड ऑफ कंडक्ट। बेसिकली जो नैतिकता के जो आप सोच सकते हो ना जो बताना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं आती हैं इसमें, ठीक है। अब उसको क्या क्या नहीं बताना चाहिए, अब ये तो है नहीं कि भाई वो सारी चीज़ें ही बता दे। अब अगर कोई बंदा उसको ये कहे कि भाई आपका इस बिज़नेस में कितने कि आप इस कंपनी में कितने के हिस्सेदार हो, कितने के नहीं हो, तो आप ये कह सकते हो भाई मैं ये बताना ज़रूरी नहीं समझता। समझे? या फिर कोई ये कहे कि भाई प्रपोजल दे आपको एजेंट को कि भी फलाना तो न्यू का था, धकड़ा न्यू का था, वो फलाना न्यू का था कि भाई मैं थारा और सस्ते में करवा दूंगा, तो भाई आप ये नहीं कह सकते ठीक है मैं आपने उस तक मिलवा दूंगा, नहीं, ये अनएथिकल हो जाएगा और इंश्योरेंस एजेंट को ऐसा करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब उसको ये भी नहीं करना चाहिए कि भाई मैं आपको 100 रुपये या 1000 रुपये दे दूंगा और आप मेरे से ही करवा लो, वो भी गलत हो जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ हो जाएगा। समझे? और जो है ना कॉरपोरेट एजेंट होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के एजेंट होते हैं, उनका करते हैं बीमा, तो वो दे रखा है, देखो कॉरपोरेट एजेंट्स का दे रखा है IRDA रेगुलेशन में 2000 में, और LIC का दे रखा है लाइफ इंश्योरेंस का 2002 में। ये याद रख लेना,
ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रख लेना, ये इतना। ओके, अब अनफेयर प्रैक्टिसेस मैंने बता दी, बस यही है इसमें ना, इतना बस हो गया। और इन डेप्थ तो आपको पूछेंगे नहीं ये लोग सीटी वाले, बिल्कुल ऊपर ऊपर से पूछेंगे कि भी ब्रोकरेज कितनी है, या फिर वो बता सकता है नहीं, वो अनएथिकल में आता है या नहीं आता है, बस इतना ही पता होना चाहिए आपको, और यही सफिशेंट है। नहीं तो फिर वो पीएचडी टाइप में हो जाएगा और कोई फ़ायदा भी नहीं रहेगा, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के। सो इतना पढ़ो। और ये, और अपन इसके बाद आप पेपर लगाओगे ना इंश्योरेंस का, इवन दो IRDA का भी पेपर लगाओगे तो वो भी इजीली हो जाएगा, उसमें कोई इतना बड़ा है नहीं। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसमें सारा सिलेबस करवाऊँगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा रूरल मार्केटिंग का, पहले ही 2 हो चुके हैं अपने पार्ट, अब तीसरा आएगा। तीसरे में आज समझाऊँगा मैं सोशो कल्चरल। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड साइनिंग आउट।